दोस्तों, अगर आपने एशियन पेंट, एचडीएफसी लाइफ और अल्ट्राटेक में इन्वेस्ट किया है, या तो फिर आप अल्ट्राटेक, एचडीएफसी, एशियन पेंट जैसी कंपनियां या पेंट, सीमेंट और लाइफ इंश्योरेंस जैसे सेक्टर में पैसा लगाना चाहते हो, तो आज के सेशन में हम लोग इन तीनों कंपनियों के नतीजे को जानेंगे। दोस्तों, हमारा पर्पस ये रहेगा कि हम तीनों कंपनियों की इंडस्ट्री को जाने और समझे। हम जाने कि ये इंडस्ट्री कितना ग्रोथ करेगी, मतलब इंडस्ट्री में पैसा लगाने के लायक है कि नहीं है। अगर इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी तो वो ग्रोथ का सबसे ज्यादा फायदा आने वाले दशक में कौन सी कंपनी उठा सकती है। जो कंपनी उठाएगी फायदा, वो कंपनी में हमारा निवेश होना चाहिए, राइट। तो हम बारी बारी तीनों कंपनियों को ट्रैक करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, हम लोग जानते हैं एशियन पेंट के बारे में। दोस्तों, एशियन पेंट यानी समझ लीजिए पेंट इंडस्ट्री से कंपनी ताल्लुक रखती है। पर एशियन पेंट की जो डिटेल है, इंडस्ट्री की डिटेल, कंपनी की डिटेल और एशियन पेंट का फ्यूचर प्रोस्पेक्टस, वो बताने के लिए हमारे बीच है दोस्तों नवसारी के ही एक इन्वेस्टर बंकिम चंद्र टेलर जी। बंकिम चंद्र टेलर, जिन्होंने पिछले साल ही स्टॉक मार्केट सीखा और अभी सीखने के बाद वो खुद रिसर्च कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया रिसर्च कर रहे हैं। तो हम बंकिम भाई से जानने की कोशिश करेंगे कि एशियन पेंट के नतीजे कैसे आए, हम उसको कैसे इंटरप्रेट करें। तो लेट मी हेल्प मी वेलकम बंकिम भाई टेलर। यस बंकिम भाई। थैंक यू सर। क्या, कैसे हो बंकिम भाई? बढ़िया। ओके, इन्वेस्टमेंट कैसा चल रहा है? सब कुछ एकदम ओके, प्रॉपर लाइन से। या चले, तो अभी बॉल आपके हाथ में है और एशियन पेंट का हम लोग आपसे जानकारी लेना पसंद करेंगे, राइट? बिल्कुल बिल्कुल सर। दोस्तों, मैं बंकिम टेलर नवसारी गुजरात से हूं और प्रॉफिट फ्रॉम इट फैमिली की ओर से H1 2023 का रिजल्ट श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पेंट इंडस्ट्री की, इंडिया की सबसे प्रोग्रेसिव और बड़ी कंपनी एशियन पेंट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, पहले हम देखते हैं कि पेंट इंडस्ट्री का ग्लोबल सिनेरियो क्या है। तो ग्लोबल सिनेरियो में दोस्तों, ऐसे देखा जाए तो पेंट पूरी दुनिया में यूज हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज एशिया पैसिफिक रीजन में हो रहा है। उसमें भी जो देखा जाए तो चाइना सबसे बड़ा यूजर है, लेकिन ग्रोथ के बारे में देखा जाए तो इंडिया सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग है पेंट की कंजम्पशन के बारे में। तो और इंडिया के अंदर एशियन पेंट सबसे लार्जेस्ट पेंट कंपनी है। तो अब हम आगे देखें कि हमें पेंट इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ का क्या सिनेरियो है। तो देखा जाए तो वर्ल्ड का जो ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ है, वो लास्ट 20 इयर्स में 5.4% CAGR, 15 इयर्स 3.4% और 5 ईयर के अंदर 4.7% का था। और इंडिया का जो जीडीपी है वो वर्ल्ड को आउट परफॉर्म करके 20 ईयर में 9.8% के था, 15 ईयर में 6.6% के साथ था और 5 ईयर के अंदर 6.7% के था। तो वर्ल्ड को इंडिया ने आउट परफॉर्म किया। अब पेंट इंडस्ट्री है, उसने इंडिया का जीडीपी को आउट परफॉर्म किया। वो कैसे? तो पेंट इंडस्ट्री का लास्ट 20 ईयर का जो ग्रोथ देखे तो 14.8% के साथ था, 15 ईयर का ग्रोथ 13.8% से है और 5 ईयर का ग्रोथ 10.6% से है। तो वर्ल्ड का जीडीपी को इंडिया ने आउट परफॉर्म किया, इंडिया का जीडीपी को इंडस्ट्री ने आउट परफॉर्म किया। और इस इंडस्ट्री के अंदर जो एशियन पेंट है उसने इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म किया। वो भी देखिए कि एशियन पेंट का जो 20 ईयर का ग्रोथ है वो 15.9% का है, 15 ईयर का जो ग्रोथ है वो 14.4% का है और लास्ट 5 ईयर का ग्रोथ देखे तो 11.2% का है। तो ये हिसाब से एशियन पेंट जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी हो जाती है। तो ये जो ग्रोथ जो हो रहा है उसकी क्यों हो रहा है, उसका ड्राइविंग कहाँ से हो रहा है? तो सबसे पहले तो कि अपने जीडीपी इंक्रीज हो रही है, जीडीपी इंक्रीज होने की वजह से पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, उसके साथ हाउसिंग सेक्टर जो है वो बूमिंग है, इंडस्ट्रियल सेगमेंट के अंदर भी उसका काफी यूज हो रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये सब चीजों मिला के देखने जाए तो पेंट इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ का पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। अब हम पेंट इंडस्ट्री का भी हम सेगमेंटल वाइज देखें, उसमें 2 सेगमेंटल है, एक डेकोरेटिव सेगमेंट, एक इंडस्ट्रियल सेगमेंट। उसमें अलग अलग टाइप का आता है कि प्रीमियम रेंज है, मीडियम रेंज है, कहाँ पे यूज हो रहा है। तो ये स्लाइड में आपको ये सब देखने को मिल सकता है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हम आगे देखें कि पेंट इंडस्ट्री के अंदर देखने जावे तो लिस्टेड कंपनी जो है वो सिर्फ 6 कंपनी है, अनलिस्टेड प्लेयर भी है और लिस्टेड प्लेयर भी है। तो एशियन पेंट जो कंपनी है
उसका अनलिस्टेड मतलब अनऑर्गेनाइज और लिस्टेड मतलब ऑर्गेनाइज, तो टोटल सेक्टर का जो सेल्स रेवेन्यू है उसका 42% सेल्स रेवेन्यू सिर्फ एशियन पेंट कंपनी के पास है। मतलब ये जो मुकाम है वो बहुत बड़ा मुकाम है और कंपनी का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि टोटल सेक्टर का, चाहे वो अनलिस्टेड हो या लिस्टेड है, ऑर्गेनाइज हो अनऑर्गेनाइज हो, लेकिन उसका उसने 42% तो खुद ने कवर करके रखा है। अब हम आगे ये भी देखते हैं कि ये सेक्टर के अंदर जो लिस्टेड कंपनी है उसका हमको मार्केट कैप अवेलेबल है, तो उसका मार्केट कैप ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ का है, जिसके अंदर 75% का हिस्सा एशियन पेंट कंपनी का है। और इस सेल्स का हिस्सेदारी भी देखे तो लिस्टेड प्लेयर के अंदर 60% का सेल्स रेवेन्यू का हिस्सा एशियन पेंट कंपनी के पास है, बाकी कंपनियों का 18% है, 13% है, 6.5% है। और प्रॉफिट की बात करें तो ये सेक्टर का टोटल प्रॉफिट 4,500 करोड़ का है, उसमें एशियन पेंट कंपनी का 66% का है और बाकी की कंपनियों का 18%, 7.5%, 6% जैसा है। तो यहाँ पे अपने को दिख रहा है कि एशियन पेंट का हिस्सेदारी चाहे मार्केट कैप में हो, चाहे सेल्स रेवेन्यू में है, चाहे प्रॉफिट रेवेन्यू में है, नंबर 1 पे है। अब हम आगे देखें तो ये कंपनियों को, पेंट इंडस्ट्री की कंपनियों को हम क्वालिटी इन्वेस्टिंग में भी देखेंगे। उसके लिए हम लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो और प्रॉफिटेबल रेशियो को देखेंगे। लिक्विडिटी रेशियो में हम नेट प्रॉफिट मार्जिन, करंट रेशियो, ट्रेड साइकिल देखेंगे। सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर टोटल डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, डेब्ट रेशियो, आईसीआर देखेंगे। और प्रॉफिटेबिलिटी में रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन एसेट देखेंगे। तो सबसे पहले हम दोस्तों देखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर नेट प्रॉफिट मार्जिन, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन देखने जाओ तो एशियन पेंट कंपनी का 10.6% है, वर्जन पेंट का 9.5%, कंसारी का 5.4% है, एक्सो इंडिया का 9.2, इंडिगो का 9.3 और शालीमार पेंट का -18% है। वहीं पे वो नेट प्रॉफिट मार्जिन जितना ज्यादा हो इतना अच्छा है। अब हम करंट रेशियो की भी बात करेंगे तो करंट रेशियो का मतलब होता है कि कंपनी शॉर्ट टर्म में उसकी जो लायबिलिटी है उसको पेड करने की कितनी क्षमता रखती है। जनरली हम 2 के ऊपर का हो रेशियो तो हम उसको फेवरेबल मानते हैं। तो एशियन पेंट का 2 का है, बर्जर पेंट का 1.4 का है, कंसारी का 2.4 है, एक्सो इंडिया का 1.5 है, इंडिगो का 2.6 है, शालीमार का 1.8 है। वही ये करंट रेशियो की तो बात हो गई, लेकिन कंपनियां धंधा करती है तो उसकी जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू की साइकिल कैसी है वो भी हमें देखना जरूरी हो जाता है। तो वही चीज हम यदि परसेंटेज में देखें तो एशियन पेंट की ट्रेड साइकिल 13% की है, बाकी कंपनियों के भी 12%, 17%, 16%, 19%, 22% के आसपास है। और वही चीज हम दिन में देखें तो उसका जो सेल्स किया हुआ तो जब से डील बना उसके बाद 49 डेज के अंदर एशियन पेंट का पेमेंट आ जाता है, वर्जन पेंट का 44 डेज में आ जाता है, कंसारी का 63 डेज में आ जाता है, 57, मतलब मोटा मोटी देखा तो 50 से 65 दिन के आसपास की ये लोग की ट्रेड साइकिल है। अब हम लिक्विडिटी रेशियो देखें तो उसमें हम टोटल डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखते हैं, डेब्ट रेशियो भी देखते हैं और आईसीआर देखते हैं। तो टोटल डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखें तो एशियन पेंट का सिर्फ 0.11 का है, वर्जन का 0.26 है, कंसारी का 0.08 है, एविना का 0.03 है, इंडिको का 0.03 है और शालीमार का 0.39% है। टोटल डेब्ट टू इक्विटी मतलब कंपनी का जो टोटल डेब्ट है वो इक्विटी की कंपैरिजन में कितना है वो दर्शाता है। अब हम डेब्ट रेशियो टू कंपनी का भी देखें तो वो हम जनरली जो 50% के अंदर हो, नीचे हो, तो उसको हम फेवरेटेबल मानते हैं। तो यहाँ पे सब कंपनी का देखने जाओ तो 50 के अंदर ही है, जनरली एजोनाइट का 51% है। अब हम आईसीआर की बात करें तो इंटरेस्ट कवर रेशियो मतलब कंपनी का जो इंटरेस्ट चुकाने के लिए वो कितनी गुनी इंटरेस्ट क्षमता है वो दिखाता है। तो उसको हम फेवरेबल 20 के ऊपर हो तो फेवरेबल मानते हैं। तो यहाँ पे एशियन पेंट का 46 का है, बर्जर पेंट का 23 का है, कंसारी का 18 का है, एक्सोनाइट का 26 है, इंडिगो पेंट का 87 है, शालीमार का -1 है। तो यहाँ पे हमने ये सब फैक्टर भी दिखता है। अब हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पे भी फोकस डालते हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी मतलब जो इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट किया है, प्रोमोटर ने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका कितना गुना उसको मिल रहा है, इट शुड बी मैक्सिमम, जो जितना ज्यादा होगा इतना अच्छा है। तो एशियन पेंट का सबसे ज्यादा यहाँ पे 32 का रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी आ रहा है, बाकी सिंगल डिजिट में है। रिटर्न ऑन इक्विटी की भी बात करें तो हम 15 रिटर्न ऑन इक्विटी कोई भी कंपनी का 15 से 20 के ऊपर है तो हम उसको फेवरेबल मानते हैं। तो यहाँ पे एशियन पेंट का 22 का है, बर्जर पेंट का 21 का है,
एक्विजिट का 23 है, इंडिगो का 13 है, बाकी का सिंगल डिजिट में है। और रिटर्न ऑन एसेट की बात करें तो 12 के ऊपर जो हो तो हम उसे फेवरेबल मानते हैं। तो यहाँ पे एशियन पेंट का 13 है, बर्जर पेंट का 12 है, कंसन का 6 है, एक्जो इंडिया का 11 है, इंडिगो का 9 है। तो ये सब देखते हुए यहाँ पे पिक्चर क्लियर हो रहा है कि एशियन पेंट नंबर 1 है, अपनी सेक्टर का राजा है। तो हम उसके बारे में आगे बात करते हैं। तो कंपनी के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कंपनी का हिस्ट्री क्या है। तो दोस्तों कंपनी सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इन 1942 चंपकलाल चौकसी, चिमनलाल चौकसी, सूर्यकांत दानी, अरविंद वकील जी ने ये कंपनी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसका नाम था एशियन ऑयल एंड पेंट कंपनी के नाम से ये लोग ने शुरू किया था। उसके बाद उसका नाम चेंज होके एक लिमिटेड कंपनी बनी एशियन पेंट जो 1965 में था। और उसके बाद कंपनी ने 1982 के अंदर आईपीओ के साथ लिस्टेड बनी। अब हम कंपनी की कुछ डेटा जानते हैं कि कंपनी सेक्टर के अंदर भी नंबर 1 है, इंडिया के अंदर नंबर 1 पेंट कंपनी है, एशिया की 3rd लार्जेस्ट कंपनी है, ग्लोबली देखने जाए तो 9th लार्जेस्ट कंपनी है, पुरानी 80 ईयर पुरानी कंपनी है और अलग अलग सेक्टर के अंदर वो काम कर रही है। जो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों और आगे देख सकते हैं। और भी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में भी जानकारी ले तो वो अलग अलग सेगमेंट के अंदर काम करती है, जैसे कि पेन, वॉल कवरिंग, टेक्सचर, वाटरप्रूफिंग, वॉल स्टिकर, मैकेनिकल टूल, एडेसिव, मॉड्यूलर किचन, बाथ फिटिंग, सैनिटाइज, फर्नीचर और लाइट। उसकी जो सर्विस के बारे में भी हम बात करें तो कंपनी उसकी जो प्रोडक्ट का यूज करते हैं उसको अलग अलग टाइप की सर्विस देती है, जैसे कि सेट पेंटिंग का कंसल्टिंग करती है, इंटीरियर डिजाइन का कंसल्टिंग करती है, एक्सपीरियंस रिटेल स्टोर्स है, कलर का कंसल्टिंग करती है, प्रोजेक्ट के बारे में कंसल्ट करती है, वाटरप्रूफिंग का सॉल्यूशन देती है, वुडन का सॉल्यूशन देती है। तो ये अलग अलग सेक्टर के अंदर काफी तरह से अच्छी तरह से काम कर रही है। अब हम कंपनी की पास्ट को देखें, बिहेवियर एनालिसिस को देखते हैं तो अपने को और आगे आइडिया आएगा। तो कंपनी ने देखे तो लास्ट 27 ईयर में 14% CAGR से 41 टाइम सेल्स रेवेन्यू में ग्रोथ किया है, जो ऑलमोस्ट 70500 करोड़ से लेके 29101 करोड़ तक 2022 तक पहुंचा। अब हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी 27 ईयर में 16.2% CAGR से 57.8 टाइम ग्रोथ किया, जो ऑलमोस्ट 53 करोड़ से लेके 085 करोड़ तक की उसकी जर्नी रही। हम रिजर्व की भी बात करें तो कंपनी ने लास्ट 27 ईयर में 17.8% CAGR से 83.6 टाइम रिजर्व ग्रोथ किया है। ये भी एक लैंडमार्क है। और मार्जिन की बात करें तो कंपनी का जनरली समझो 11 शुरुआत के तबक्के के अंदर जो देखे तो 8 to 9% का मार्जिन था, उसके बाद उसने 11-12% का मार्जिन पकड़ लिया था और फिलहाल वो जनरली 10 से 11% मार्जिन के आसपास काम कर रही है। अब हम ये भी देखते हैं कि ये जो हमने ग्रोथ देखा तो उसकी प्राइस के ऊपर क्या इफेक्ट आया। तो दोस्तों लास्ट 22 ईयर में कॉर्पोरेट एक्शन को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने एक शेयर के सामने 20 शेयर अब तक दे दिया है और उसने 2000 फाइनेंशियल ईयर 2000 से जहां पे उसकी 13 रुपीज की जो प्राइस थी वहां से लेके अभी तक उसकी जो लास्ट ईयर की जो क्लोजिंग प्राइस है वो 3364 की थी। तो ये एक बड़ा जंप है। और उसने आज की तारीख में डिविडेंड पर ईयर पर शेयर 19.2 का दिया। तो दोस्तों 2000 के अंदर जो 13 रुपीज की मार्केट प्राइस की जो शेयर था उसमें आज ऑलरेडी अपने को 19 रुपीज तो पर ईयर डिविडेंड मिल रहा है। तो उससे बड़ा क्या अपने को चाहिए, मल्टीबैगर बन गया ना सर। तो ये 20 ईयर के अंदर 31% CAGR से जो प्राइस वाइज भी देखे तो 262 टाइम्स का उसने ग्रोथ किया। तो अब हम उसका करंट ट्रेंड को देखते हैं कि कंपनी अभी क्या कर रही है। तो H1 का जो रिजल्ट जो आया था H1 2022 का, उसमें कंपनी ने 53% का सेल्स ग्रोथ, 10% का प्रॉफिट ग्रोथ और 9% का मार्जिन के साथ काम किया था। जो 9 मंथ आते 41% का सेल्स ग्रोथ -5% का प्रॉफिट ग्रोथ और 10% का मार्जिन मेंटेन किया था। जो ईयर एंड 2022 में 34% का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ -4% और
मार्जिन 10.6% का था। दोस्तों ये प्रॉफिट ग्रोथ माइनस होने की वजह ड्यू टू इन्फ्लेशन, ये एक ही कारण था जिसकी वजह से यहाँ पे अपने को मार पड़ी थी। लेकिन उसने Q1 आते आते उसमें एक बैंड ऑफ द ट्रेंड बोलते वो कर लिया, जो 54% का Q1 23 में सेल्स ग्रोथ था, 80% का प्रॉफिट ग्रोथ था और मार्जिन 12% का था। और अभी जो H1 का जो रिजल्ट आया 2023 का, उसमें सेल्स ग्रोथ कंपनी ने 35% का, प्रॉफिट ग्रोथ 56% का और मार्जिन 10.8% का मेंटेन किया। तो उसको कंसीडर करते हुए हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि ये साल पूरा होते होते 2022 का सेल्स ग्रोथ 17% का, प्रॉफिट ग्रोथ 19% का और मार्जिन सेम 10.8% का मेंटेन रखेगा। तो यहाँ पे दोस्तों एक दूसरा भी चार्ट है, उसको भी नजर डालें तो यहाँ पे भी अपने को ईपीएस का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव दिख रहा है कि रियल ईपीएस जो लास्ट ईयर का था वो 31.6 रुपीज का था, ट्रेल ईपीएस जो अभी का है वो 38.22 रुपीज का है और फॉरवर्ड ईपीएस ऑलमोस्ट 37.5 का आने की संभावना है। तो ये अप ट्रेंड में है। आगे देखे तो उसका कॉस्टिंग पे हम ध्यान देते हैं। तो कॉस्टिंग पे बात करने से पहले हमें उसका जो ग्रोथ हुआ है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कंपनी ने H1 2023 में सेल्स ग्रोथ मतलब 35% का था और उसके सामने एक्सपेंसेस जो है वो 31% का था। तो एक्सपेंसेस से ज्यादा सेल्स ग्रोथ है, तो यहाँ पे अपने को कॉस्टिंग का कोई मेजर इश्यू है नहीं। फिर भी हम देखें कि उसकी जो टोटल एक्सपेंसेस हुआ उसमें मटेरियल कॉस्ट 60% का था, जो 19% से बढ़ा, मतलब सेल्स से तो कम बढ़ा। तो ये कंपनी के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। बाकी यहाँ पे अपने को कॉस्ट की कोई मेजर इश्यू नहीं है। यहाँ पे फाइनेंशियल कॉस्ट जो 41% से बढ़ी है, लेकिन उसका हिस्सा सिर्फ 0.4% का है। तो हमें कॉस्ट के बारे में ज्यादा टेंशन लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये देखने के बाद हम ये एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि कंपनी शॉर्ट टर्म में सेल्स ग्रोथ 20%, प्रॉफिट ग्रोथ 22% और मार्जिन 11% का मेंटेन करेगी। मिड टर्म मतलब 3 साल की अवधि में सेल्स ग्रोथ 13%, प्रॉफिट ग्रोथ 19% और मार्जिन 12% का मेंटेन करेगी। लॉन्ग टर्म में देखें तो कंपनी 12% का सेल्स ग्रोथ, 12% का प्रॉफिट ग्रोथ और 12% का मार्जिन मेंटेन करेंगी। ये उसको कंसीडर करते हुए हम आगे प्रिडिक्ट करते हैं कि 2023 में कंपनी 34,921 करोड़ का सेल्स करेगी, जो 25 तक 44,500 का होगा और 2030 तक 78,500 करोड़ का होगा और 2035 तक 1,38,500 करोड़ तक की सेल्स रेवेन्यू होने की पूरी एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। और उसको ध्यान में रखते हुए हम प्रॉफिट 2023 में 33,771 का, 2025 में 5,300 का, 2030 में 9,500 का और 2035 में 16,600 का आएगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन रखते हैं। और उसी के हिसाब से जो ईपीएस देखे तो कंपनी का 2023 में ईपीएस 39 रुपीज का, 2025 में 55 रुपीज का, 2030 में 97 रुपीज का और 2030 में 170 रुपीज का रहने की पूरी संभावना है। और उसी को ध्यान में रखते हुए हम फेयर वैल्यू के ऊपर फोकस करें तो 2023 में कंपनी की फेयर वैल्यू 2,300, 2025 में 3,294 रुपीज मतलब ऑलमोस्ट 3,300 की, 2030 में 5,800 की और 2035 में 10,200 रुपीज की रहने की पूरी संभावना है। तो ये तो हमने देख लिया। तो हमें एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमारे पीयर इन्वेस्टर का क्या सिनेरियो है वो भी देखते हैं। तो दोस्तों पीयर इन्वेस्टर की बात करें तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न का स्टडी किया है जो 2012 से लेकर 2022 जून तक का है। यहाँ पे प्रमोटर का ऑलमोस्ट हिस्सा सेम है। म्यूचुअल फंड और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट जो पहले जून 2012 में 8.3% का था, जो फिलहाल 7.6% का है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को 18% का था, जो उसने मेंटेन किया है। और इंडिविजुअल का जो खास देखे तो वो भी 13% का था, तो वो अभी भी 13% का है। तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने जाओ तो बहुत हेल्दी है। यहाँ पे एक चीज नोट करने की है कि कंपनी ने 2012 में भी प्रोमोटर का जो हिस्सा है, कंपनी का हिस्सा नहीं प्रोमोटर का, वो 19% प्लेस किया था और जून 2022 में 11% का प्लेजिंग है। तो दोस्तों ये हुई उसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब हमें ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें टेक्निकल चार्ट क्या बोलता है वो भी देखना चाहिए। तो दोस्तों टेक्निकल चार्ट देखते हुए यहाँ पे हम उसकी बाइंग रेंज
2900 से लेकर 2300 तक की देख रहे हैं, जो और शॉर्ट टर्म टारगेट 4233 का देख रहे हैं, और हमें हमारे पोर्टफोलियो के अंदर 3% का ये कंपनी का एलोकेशन रखना चाहिए। तो दोस्तों, अब मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ये जो मेरा प्रेजेंटेशन था वो एक स्टडी पर्पज से था। आप कुछ भी सेल और बाई करना चाहते हैं तो आप आपके कंसल्टेंट की राय देके करें। थैंक यू, जय हिंद। ग्रेट बंकिम भाई, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया आपने, और आपके इस पूरे डेटा स्टडी से हम ये समझ पाए, पहली जो स्लाइड थी वो बहुत अच्छी थी, जिसमें आपने इंडिया, इंडस्ट्री और एशियन पेंट का पूरा कंपैरिजन दिया है, कि हमको पता चला कि इंडिया के जीडीपी से पेंट इंडस्ट्री ज्यादा ग्रोथ है और उससे एशियन पेंट, तो मतलब इधर पैसा बनना है, तो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, एशियन पेंट के सारे पैरामीटर एकदम टॉप है, तो ये ग्रोथ भी है और क्वालिटी दोनों का कॉम्बिनेशन। बहुत ही बढ़िया कंपनी हुई। डेफिनेटली आपने जो बाइंग लेवल्स बताए उसको ध्यान में रखेंगे, और ऐसी कंपनी को हम लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए 100% रख सकते हैं, राइट। अभी का भी जो ग्रोथ है इस साल का, वो बहुत अच्छा ग्रोथ है। ये जो डिमांड है लॉन्ग टर्म, तो चलो अच्छी डिमांड है, अभी भी अच्छी डिमांड है, तो सारे पैरामीटर में खरी उतरती है। डेफिनेटली हमको ऐसी कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए पोर्टफोलियो में, राइट। सो थैंक यू वेरी मच बंकिम भाई, धन्यवाद।